जय हिंद दोस्तों। आइए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हुमायूं को देखा था, मुगल वंश में हुमायूं तक हम पहुंच चुके थे और हमने देखा था शेरशाह सूरी मुगल वंश के जो शासक था हुमायूं को किस तरीके से बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में पराजित कर देता है और फाइनली हुमायूं को भारत छोड़कर जाना पड़ता है। फिर हम देखते हैं आगे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो था एक अफगानी था, इसकी मदर जो थी अफगान थी और सूरवंश का संस्थापक जो था शेरशाह सूरी था। प्रश्न पूछा जाता है सूरवंश का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी था। फिर प्रश्न पूछा जाता है मुगल वंश के बीच में एक अफगान वंश आता है, कुछ समय के लिए अफगान वंश आता है, उस अफगान वंश का नाम क्या है? तो अफगान वंश है सूरी। सूरी वंश अफगान वंश है और इसकी स्थापना जो है सूरवंश का संस्थापक शेरशाह सूरी बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर देता है और इस तरीके से शेरशाह सूरी सूरवंश की नींव डाल देता है। और इसके बचपन का नाम जो होता है फरीद खान होता है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम कई बार पूछा जाता है, एग्जाम में आता है शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, तो याद रखना है शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान था। दरअसल ये बिहार में एक जगह है सहसराम और खबासपुर की जागीरें जो होती हैं, इसके पिताजी जो होते हैं सूबेदार होते हैं और इसके पिताजी सहसराम और खबासपुर की जागीरें जो होती हैं शेरशाह सूरी को दे देते हैं, लेकिन इसका मन नहीं लगता है उन जागीरों को संभालने में। ये दौलत खां के पास आगरा चला आता है और जब दौलत खां के पास आगरा चला आता है वहाँ भी कुछ दिन तक दौलत खां के अंडर में रह के ये उसकी सेवा करता है, लेकिन जब इसका मन वहाँ भी नहीं लगता है तो फिर ये 1522 ईस्वी में बिहार का एक सूबेदार था बहार खान लोहानी, तो ये बहार खान के यहाँ चला जाता है और उसके पुत्र का अंगरक्षक बन जाता है। तो बहार खान लोहानी दरअसल होता ये है, एक दिन शेरशाह जो होता है बहार खान लोहानी इसको शेर को मारते हुए देख लेता है, ये तलवार से अकेले ही शेर को मार देता है, इसलिए बहार खान लोहानी जो है इसको शेर खां की उपाधि देता है। और फिर कुछ दिनों के बाद जब ये बहार खान लोहानी के यहाँ पे सेवा कर रहा था, जब भारत में 1526 ईस्वी में बाबर आ जाता है, मुगल वंश की स्थापना कर देता है, बाबर की सहायता करता है। 1528 ईस्वी में जो चंदेरी का युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध होता है बाबर और मेदिनी राय के बीच जो युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में, चंदेरी के युद्ध में यह बाबर की ओर से लड़ता है, मुगलों की ओर से लड़ाई करता है और ये अपनी बहादुरी का परिचय देता है 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में। फिर क्या होता है, एक साल के बाद 1529 ईस्वी में हमने आपको बताया था घाघरा का युद्ध होता है अफगानों और मुगलों के बीच, तब ये अफगानियों की ओर से लड़ता है शेरशाह सूरी जो था। फिर ये मुगलों के छोड़कर अफगानियों की ओर चला जाता है। अफगानियों का शासक था महमूद लोदी, महमूद लोदी अफगानियों का शासक था, उनकी ओर से लड़ता है। लेकिन बाबर जो है इसको एक संदेश भेजता है कि महमूद लोदी की ओर से निष्क्रिय रहे। उसी समय बाबर जो था इसको समझता था, शेरशाह सूरी की चालबाजियों को जानता था, तो वो हुमायूं से कहता है कि भविष्य में तुम्हें शेरशाह सूरी से सावधान रहने की जरूरत है। और वही असावधानी जब बरती हुमायूं ने तो उसे इसका भुगतान भी करना पड़ा और 1540 ईस्वी में भारत छोड़कर जाना पड़ा। आगे देखते हैं 1539 ईस्वी में जो चौसा का युद्ध होता है, ये बक्सर के पास चौसा का युद्ध होता है, बिहार में ही जगह है, वहां पर जब 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है शेरशाह और हुमायूं के बीच, बुरी तरीके से वे हार जाता है हुमायूं। उसी समय शेरशाह सूरी जो है शेरशाह सुल्तान ए आदिल ये उपाधि धारण करता है। चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण करता है। फिर 1540 ईस्वी में जो हुमायूं के एरिया को जीत लिया था शेरशाह सूरी ने, हुमायूं पर फिर से आक्रमण करता है शेरशाह सूरी बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में और फाइनली यहां भी इसे पराजय का मुंह देखना पड़ता है हुमायूं को और भारत छोड़कर जाना पड़ता है। इस तरीके से सूरवंश की स्थापना का क्रम आगे बढ़ा। फिर हम देखते हैं कि शेरशाह सूरी जब गद्दी पे बैठता है तो ये कुल 5 अभियान चलाता है। जैसे बाबर भारत में आता है, बाबर सीक्वेंस में चार युद्ध लड़ता है, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा का युद्ध। उसी प्रकार से शेरशाह सूरी भी 5 युद्ध लड़ता है अपने 15। इसका बेसिकली शासनकाल जो रहा है वो 1540 से 45 तक रहा है। तो ये 40 से 45 के बीच जितने अभियान करता है उन सबको हमने लिखा हुआ है और ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। सबसे पहला अभियान जो था ये गख्खरों, एक गख्खर जाति होती थी,
गक्खर जाति जो थी नॉर्थ और वेस्टर्न वाले एरिया पर थी, पश्चिमोत्तर ये वाला जो एरिया था, सिंध वाला एरिया था, वहां पर ये गक्खर जाति होती थी। और ये रोहतासगढ़ जो कि हरियाणा पंजाब के पास में है, वहां पर ये रोहतासगढ़ में गक्खर नाम की जाति होती थी, जो उस समय सूरी वंश को काफी हानि पहुंचा रही थी। तो उस समय ये गक्खरों से युद्ध करता है, गक्खरों को पूरी तरह तो नहीं पराजित कर पाता है, लेकिन उन पर अंकुश लगा देता है। ये 1541 में पहला अभियान था गक्खरों के खिलाफ अभियान। फिर दूसरा युद्ध था मालवा का अभियान चलाता है 1542 ईस्वी में। ये मध्य प्रदेश वाला रीजन है। मालवा का जब अभियान ये जीत लेता है 1542 ईस्वी में। फिर ये तीसरा अभियान चलाता है रायसीन का अभियान ये काफी यहाँ पर पूरनमल को पराजित कर देता है। ये रायसीन के युद्ध में शेरशाह सूरी पूरनमल को पराजित कर देता है और ये युद्ध जो होता है 1543 ईस्वी में होता है। फिर इसका चौथा अभियान था मारवाड़ का अभियान। दरअसल जैता और कुंपा थे, ये शक्तिशाली राजपूत थे जो मारवाड़ की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। जैता और कुंपा ने काफी बहादुरी से युद्ध किया, फाइनली दोनों मारे गए। और इस तरीके से मारवाड़ का अभियान 1544 ईस्वी में, इसे कूटनीति का सहारा लेना पड़ता है शेरशाह सूरी को, और लेकिन मारवाड़ का भी अभियान कूटनीति की सहायता से ये जीत लेता है। और सबसे अंतिम जो युद्ध था इसका कालिंजर का युद्ध अभियान, इसी अभियान के दौरान ये मारा भी जाता है। दरअसल होता क्या है, कीरत सिंह था कालिंजर किले का शासक, उस समय कीरत सिंह था। कीरत सिंह की एक दासी थी, वो काफी सुंदर थी, तो उसी को पाने के लिए ये कालिंजर पर आक्रमण करता है। और कालिंजर पर जब आक्रमण कर रहा होता है तो कीरत सिंह आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो ये क्या करता है, अपनी सेना को आदेश देता है कि गोला बारूद से उसकी दीवार को ढहा दिया जाए। वो दीवार को ढहाने का प्रयास करता है, एक चिंगारी आती है और ये बारूद के ऊपर खड़ा हुआ था, बारूद के टीले के ऊपर, और उसी को छू जाती है। और इस तरीके से शेरशाह सूरी भी बारूद में जलकर भस्म हो जाता है। और इस तरीके से कालिंजर का अभियान उसके जीवन का अंतिम अभियान सिद्ध होता है। इस तरीके से हमने एक ट्रिक भी बनाई है, गामा रामा काल, अर्थात ये ट्रिक है हमारी जो उसने युद्ध किए। गा से हो गया गक्खरों के खिलाफ अभियान, मा से हो गया मालवा का अभियान, रा से हो गया रायसीन का अभियान, और फिर मा से हो गया मारवाड़ का अभियान, और काल से हो गया कालिंजर। तो ये गामा रामा काल, तो ये शेरशाह सूरी के कुछ सब अभियान थे। अब आइए हम इससे फैक्चुअल देखते हैं कि हमारे एग्जाम्स में शेरशाह और सूरी वंश से कौन कौन से प्रश्न पूछता है। तो दोस्तों देखते हैं शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को किस तरीके से विभाजित किया हुआ था। तो जो सबसे पहले है साम्राज्य, ये शेरशाह सूरी का पूरा साम्राज्य है। ये साम्राज्य, इसका मुखिया जो होता था वो साम्राज्य का मुखिया शेरशाह सूरी स्वयं राजा होता था। फिर उसके बाद साम्राज्य को इसने कई प्रांतों में विभाजित किया था। ये प्रांतों में विभाजित किया था जिसे सूबा बोलते थे, सूबा, और इसका मुखिया जो होता था वो सूबेदार होता था। फिर कई प्रांत जो थे वो प्रांतों को फिर सरकार अर्थात जिलों में, आजकल जिला के नाम से जानते हैं, इसने कई जिला को सरकार बोलते हैं, कई सरकारों में एक सूबे को बांट के रखा था। और जो सरकार का मुखिया होता था वो मुंसिफान होता था। मुंसिफान ये जिला अर्थात सरकार का मुखिया होता था। फिर इसके बाद कई जिलों को कई परगनों में बांटा हुआ था। परगना का मुखिया जो होता था वो सिकदार होता था, और फिर परगनों के बाद परगनों को कई ग्रामों में बांटा हुआ था, जिसका जो मुखिया के ही नाम से जाना जाता था। तो इस तरीके से इसका प्रांत था साम्राज्य में कई होते थे सूबे जिन्हें प्रांत बोलते हैं, और प्रांतों में कई सरकार अर्थात जिले होते थे, और जिलों के अंदर तहसीलें अर्थात परगना होते थे, और परगना में कई गांव होते थे। जैसे आजकल होता है, मान लो ये भारत देश है, इसमें बहुत सारे राज्य हैं और राज्यों में बहुत सारे जिले हैं, और जिलों में बहुत सारे तहसीलें हैं, और तहसीलों में बहुत सारे गांव हैं। तो यही सिस्टम उस समय भी चलता था शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी का प्रशासन इस तरीके से बटा हुआ था। आइए देखते हैं शेरशाह सूरी से संबंधित और मुख्य बातें। अब आइए देखते हैं दोस्तों, इसका शेरशाह सूरी ने अपना प्रशासन किस तरीके से चलाता था। तो ये इसका केंद्रीय प्रशासन था। सबसे पहले हम देखते हैं दीवान वजारत, ये विभाग होता था, ये आर्थिक मामलों से संबंधित विभाग था। आर्थिक मामलों से संबंधित ये विभाग दीवान वजारत, और इसका मुखिया जो होता था, इसी में लिखा हुआ है वजारत अर्थात वजीर जो था इसका मुखिया होता था। फिर दूसरा था दीवान ए आरिज, जहां भी आपको मिल जाए, या अर्ज भी लिखा होता है, दीवान अर्ज या आरिज का मीन्स होता है सैन्य विभाग, सेना से संबंधित।
जहां भी आरिज या अर्ज मिले वहां पे आप समझेंगे कि सैन्य विभाग से संबंधी ये कार्य करता था। लेकिन आरिज जो होता था ये सैनिकों की भर्ती से संबंधित कार्य नहीं देखता था, बाकी के जो सेना से संबंधित कार्य होते थे वो सारे दीवाने आरिज देखता था। और इसका जो मुखिया होता था, यहाँ आरिज लिखा हुआ है तो आरिज ए मुमालिक, आरिज ए मुमालिक। और फिर एक दीवाने रिसालत, दीवाने रिसालत होता था, ये पत्राचार से संबंधित मामलों को देखता था, दीवाने रिसालत विभाग। फिर है दीवान ए इंसा, दीवान ए इंसा जो होता था कि जो भी राजा के द्वारा आदेश दिए जाते थे उनको लिखवाना और उनका पालन करवाना, सारा काम ये दीवान ए इंसा विभाग करवाता था। फिर था दीवान ए काजा, दीवान ए कजा जो था, कजा का मीन्स होता है इंसाफ, तो ये इंसाफ से संबंधित विभाग था, जहाँ पे न्याय से संबंधित विभाग होता था, दीवान ए कजा। और इसका मुखिया जो होता था वो काजी होता था। फिर सबसे लास्ट हम विभाग देखते हैं दीवाने वरीद, दीवाने बरीद, बरीद का मीन्स होता है गुप्तचर, बरीद का मीन्स गुप्तचर, तो ये गुप्तचर से संबंधित विभाग था। और इसका मुखिया होता था दीवान ए मुमालिक, इसका मुखिया होता था। आइए देखते हैं अब शेरशाह सूरी ने भू राजस्व व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए। सबसे पहले भूमि माप के लिए जो सिकंदर लोदी के समय गजे सिकंदरी माप थी, इसी को वह यूज करता है भूमि मापन के लिए। वह किसानों को शोषण से बचाने के लिए पट्टा और कबूलियत नामक दो राजकीय पत्र होते हैं, उनको भी शुरू करता है जिससे कि किसानों का शोषण ना हो। पट्टे में क्या होता था, वह राजकीय पत्र था ये, इसमें उपज का क्षेत्र देखा जाता था कि कितनी उपज का क्षेत्र है, टोटल एरिया कितने में उत्पादन होता है, और उत्पादन देखता था कितना उत्पादन हुआ है, और फिर उसी में भू राजस्व से संबंधित लेखा जोखा होता था, ये राजकीय पत्र पट्टे में होता था। फिर कबूलियत में जो होता था किसान से सहमति पत्र लिया जाता था। और इस समय जो भू राजस्व व्यवस्था थी, भू राजस्व की व्यवस्था रैयत बाड़ी थी, रैयत का मीन्स किसान होता है, अर्थात सीधे किसान से कर वसूला जाता था, बीच में कोई भी अधिकारी नहीं होता था, सीधा रैयत मीन्स किसानों से कर वसूला जाता था। कर नकद भी दिया जाता था और अनाज के रूप में भी दिया जाता था। कर को सबसे पहले उसका औसत निकाला जाता था, जितना उत्पादन हुआ है, जितने उत्पादन होने के बाद जब औसत पता चलता था तो कुल उपज का एक तिहाई भाग कर के रूप में लिया जाता था। और जरीवाना दो टाइप के, इनके अतिरिक्त भू राजस्व के अलावा दो प्रकार के कर और लगाए जाते थे, जिसे जरीवाना कर अर्थात जो सर्वेक्षण होता था उसका शुल्क लिया जाता था। इसकी दर थी 2.5%, 2.5% थी। और एक था महासेलाना कर, अगर कोई टैक्स कलेक्शन किया जा रहा है, सम्राट के द्वारा कर संग्रहण किया जा रहा है, तो कर संग्रहण का कर भी देना पड़ता था नागरिकों को, और इसकी दर थी 5%, इसे महासेलाना के नाम से जानते थे। और इसने मुद्रा में भी काफ़ी सुधार किया, इसने शुद्ध चांदी का रुपया चलवाया जो 180 ग्रेन का था, और इसने तांबे का दाम चलवाया, दाम जो था तांबे का था 380 ग्रेन का था, ये 380 ग्रेन। अब आइए इसने कुछ बिल्डिंग्स बनवाई, उनको देखते हैं इसके आर्किटेक्चर में क्या क्या योगदान रहा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका मकबरा जो है बिहार के सासाराम में इसका मकबरा, कई बार पूछा जाता है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये बिहार में सासाराम में स्थित है। और इसने क्या किया, दीन पनाह जो था उसको तुड़वा देता है ये, और वहां पर पुराना किला बनवाता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है पुराना किले का निर्माण किसने करवाया, तो शेरशाह सूरी ने पुराने किले का निर्माण करवाया था। और इसने पुराने किले के अंदर ही एक मस्जिद का निर्माण कराया जिसे किला ए कुहना के नाम से जानते हैं, किला ए कुहना मस्जिद। ये मस्जिद जो है इसी पुराने किले के अंदर बनी हुई थी। तो हमने देखा शेरशाह सूरी किस तरीके से इसका वंश शुरू होता है और किस तरीके से शेरशाह सूरी अपने साम्राज्य को चलाता है। फिर हम इसके उत्तराधिकारी देखते हैं। जब शेरशाह सूरी 1545 ईस्वी में कालिंजर के आक्रमण के समय ये मर जाता है, तब उसका छोटा पुत्र था जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि धारण करता है और 1545 तक 1553 ईस्वी तक 1545 से 1553 ईस्वी तक ये शासन करता है। फिर इसके बाद फिरोज खां इसी का पुत्र था, 1553 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, परंतु मुबारिज खां के द्वारा इस फिरोज खां की हत्या कर दी जाती है। एक साल भी शासन नहीं कर पाता है। 1553 में मुबारिज खां मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठता है। और मोहम्मद आदिल शाह जो था, इसी का प्रधानमंत्री जो था हेमू था, जिसे 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर हरा देता है। 1556 में इसी हेमू को पराजित करता है वह।
और सबसे अंतिम शासक जो था इस सूर वंश का सिकंदर शाह सूर था। इसे 22 जून 1555 ईस्वी को जो सरहिंद का युद्ध था, हुमायूं सरहिंद के युद्ध में इस सिकंदर शाह सूर को पराजित कर देता है और इस तरीके से भारत पर पुनः आधिपत्य हो जाता है मुगल वंश का। मुगल भारत पर पुनः आधिपत्य कर लेते हैं 1555 ईस्वी में और फिर 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और पानीपत के द्वितीय युद्ध से हेमू की हार के साथ ही भारत पर फिर राज्य करता है अकबर। अब आने वाली वीडियो में हम देखेंगे अकबर को, तो इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए और इतिहास की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।